गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशरफ मेवाती, इतिहास प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीग्राम घासेड़ा, जिला नूंह मेवात, एजुसेट कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास विषय के 9वें अध्याय शासक और इतिवृत्त के अंतर्गत 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मुगल दरबार के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उद्देश्य हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानना, मुगल बादशाहों द्वारा ग्रहण की गई उपाधियों का अध्ययन करना, मुगलों द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करना, मुगल कालीन लेखन शैली व कुतुब खाने के बारे में जानकारी हासिल करना, मुगल कालीन चित्रकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अकबरनामा व आईने अकबरी समेत मुगल कालीन अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में अध्ययन करना, मुगल साम्राज्य की समृद्धि को जानना। मुगल साम्राज्य की स्थापना मुगल वंश के प्रथम शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में की। मुगल साम्राज्य स्थापित करने से पहले बाबर मध्य एशिया में फरगाना नामक छोटे से क्षेत्र का शासक था। उसके पिता का नाम शेख उमर मिर्ज़ा था। का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में हुआ था। बाबर पितृपक्ष से तैमूरी वंशज तथा मातृपक्ष से चंगेजी था। मुगल शब्द का प्रयोग अपने लिए मुगल बादशाहों ने कभी नहीं किया, बल्कि 16वीं शताब्दी में यूरोपियनों ने इस भारतीय साम्राज्य के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। रडियार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक का नायक मोगली भी मुगल शब्द से ही बना है। बाबर अल्पायु में 8 जून 1494 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगाना का शासक बना, परंतु उज़्बेक शासकों ने उसे वहां से भगा दिया। उसके पश्चात उसने काबुल पर अपना अधिकार किया और सन 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। तत्पश्चात उसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। मुगलों ने भारत पर 330 वर्ष शासन किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 से पहले बाबर ने भारत पर 1519 से 1526 तक लगभग 5 बार आक्रमण किया। बाबर का कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि सन 1530 में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा हुमायूं सन 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक तथा 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक भारत का शासक रहा। 1540 ईस्वी में हुमायूं को अफगान सरदार शेरशाह सूरी ने कन्नौज चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया था और हुमायूं ईरान भाग गया था। इसी बीच रास्ते में अमरकोट नामक स्थान पर 1542 ईस्वी में उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूर वंश के शासक सिकंदर सूर को हरा करके पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1556 ईस्वी में अपने कुतुब खाने से उतरते समय हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा अकबर 14 वर्ष की अल्पायु में दिल्ली का राजा बना और पानीपत के दूसरे युद्ध में अपने संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में हेमू को हराया। अकबर ने 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। उसने अपने राज्य को खानदेश से लेकर कंधार तक तथा गुजरात से लेकर बंगाल तक फैला दिया। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर 1605 ईस्वी में बादशाह बना,
जो 1627 ईस्वी तक बादशाह रहा। जहांगीर बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा शहजादा खुर्रम शाहजहां की उपाधि धारण करके बादशाह बना, जिसने 1628 से लेकर के 1657 ईस्वी तक भारत पर राज किया। 1657 ईस्वी में औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। औरंगज़ेब 1658 ईस्वी में शासक बना। उसने 1707 ईस्वी तक भारत पर राज किया तथा दक्षिण के अनेक राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह ने गद्दी संभाली और वह 1712 ईस्वी तक शासक रहा। 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक बना, जो इतिहास में रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है। उसने 1748 ईस्वी तक शासन किया। उन्हीं के कार्यकाल में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया तथा वह विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे से जड़ित तख्त ताउस को ईरान ले गया। मुगल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1837 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पाई। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगलों ने 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक भारत पर राज किया। मुगलों ने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही कूटनीतिक रणनीति अपनाई। उनकी सेना में जहां तोप, घुड़सवार और हाथी तथा पैदल सैनिक सम्मिलित थे, वहीं उन्होंने राजपूत सरदारों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त करके मुगल वंश की स्थापना की। उसके पश्चात 1527 ईस्वी में बाबर ने कन्हा के मैदान में राजपूत सरदार राणा सांगा और हसन खां मेवाती को युद्ध में पराजित किया, जिसमें हसन खां मेवाती और 10,000 मेव सैनिक एक साथ शहीद हो गए। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में मेदिनी राय के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की। उसके पश्चात 1559 ईस्वी में ग्वालियर, 1560 ईस्वी में जोधपुर, 1561 ईस्वी में मालवा तथा सन 1564 ईस्वी में गोलकुंडा सहित अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जहांगीर ने 1605 ईस्वी में जब उसके पुत्र अमीर खुसरो ने विद्रोह कर दिया तो उसको सख्ती के साथ दबा दिया तथा उसको उम्र कैद की सजा दी। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर, 1636 ईस्वी में गोलकुंडा और बीजापुर सहित 1638 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस विजय को वह अधिक समय तक कायम न कर सके, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात कंधार पर ईरान के शाहों ने पुनः कब्जा कर लिया। औरंगज़ेब के समय में मुगल वंश की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ। उन्होंने 1659 ईस्वी में देवराई, 1661 ईस्वी में पलामू, 1662 ईस्वी में अहोम तथा 1666 ईस्वी में चटगांव पर विजय प्राप्त करके पूर्व में असम तक मुगल साम्राज्य फैला दिया। इसके अलावा औरंगज़ेब ने दक्षिण के युद्धों में भी सफलता प्राप्त करके सुदूर दक्षिण तक मुगल साम्राज्य का विस्तार कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, इस अध्याय का नाम है शासक और इतिवृत्त। अब हम इतिवृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिवृत्त का शाब्दिक अर्थ है कहानी अथवा घटनाएं। इतिवृत्त से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मुगल काल की सूचनाओं का न केवल क्रमबद्ध वर्णन है, बल्कि विस्तार से वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसमें मुगल शासकों ने अपने दरबारी इतिहासकारों को अपने शासन काल के दौरान अनेक बातों को लिखने का आदेश दिया। यद्यपि बाबर
और जहांगीर दोनों शासकों ने बाबरनामा और जहांगीरनामा स्वयं लिखा, लेकिन कुछ शासक अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए वो उनके दरबारियों ने लिखे। दरबारी इतिहासकारों ने मुग़ल शासकों के सानिध्य में ही उनके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया। मुग़लों की मातृभाषा चगताई मूल की तुर्की थी और प्रथम मुग़ल शासक बाबर ने तुर्की भाषा में ही बाबरनामा लिखा था, लेकिन अकबर ने अपने समय में फ़ारसी को बढ़ावा दिया, क्योंकि अनेक फ़ारसी सरदार उसके पिता हुमायूं के साथ ईरान से आए थे और उनके प्रभाव में आकर अकबर ने फ़ारसी को बढ़ावा दिया। अपने दरबारी अबुल फजल से अकबरनामा भी अकबर ने फ़ारसी भाषा में ही लिखवाया। अकबर के शासनकाल के बारे में अकबर के दरबारी कवि और उसके नवरत्नों में से एक मशहूर लेखक अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अबुल फजल बहुत बड़ा साहित्यकार तथा भाषा का विद्वान था। अकबर ने बाबरनामा का अनुवाद भी फ़ारसी भाषा में करवाया। इसके साथ ही अकबर ने प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत तथा रामायण का अनुवाद भी फ़ारसी में कराया और महाभारत को रज्मनामा अथवा युद्धों की पुस्तक का नाम दिया। इसके अलावा अकबर ने अपने पिता हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम को हुमायूंनामा लिखने का अनुरोध किया। मुग़ल काल में छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः सभी लेख हाथ से लिखे जाते थे। हाथ से लिखने की शैली को पांडुलिपि कहा जाता था। इसको कुतुब खानों में लिखा जाता था और शाही कुतुब खाने, जो केवल पुस्तकालय के रूप में ही कार्य नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पर लिखाई का कार्य भी किया जाता था। पांडुलिपि की रचना में बहुत से लोग लगे होते थे, जिनमें सबसे पहला कार्य कागज़ बनाने का था। उसके बाद सुलेखाकार लिखाई का कार्य करते थे तथा उसके बाद कोफ्तागर जो पेजों को चमकाने का कार्य करते थे। उसके बाद किताब को सुंदर बनाने के लिए चित्रकार चित्रों को किताब में सजाते थे। अंत में जिल्द साज उस किताब की बाइंडिंग करता था, यानी जिल्द बांधता था। चित्रों का समावेश किताब में इसलिए किया जाता था ग्रंथों में, ताकि वो उस समय की तत्कालीन घटनाओं का जीवंत वर्णन कर सकें। यानी चित्रों से उन घटनाओं का एक साकार रूप हमारे सामने उभर कर सामने आता है। मुग़ल काल की लेखन शैली में नस्तलिक शैली सबसे प्रसिद्ध थी। वह मुग़ल सम्राट अकबर की पसंदीदा शैली थी। इस शैली में लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखाई की जाती थी, जिसे 5 से 9 मिलीमीटर लंबे नुकीले सरकंडे से लिखा जाता था तथा उसकी नोक के बीच में एक चीरा लगाया जाता था, ताकि वह स्याही को आसानी से सोख ले। नस्तलिक शैली में कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को बहुत महारत अर्थात प्रवीणता हासिल थी। मोहम्मद हुसैन की इस कला को देख करके सम्राट अकबर ने उसे सोने की कलम के खिताब से नवाजा, अर्थात उसे ज़रीन कलम कहा। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक प्रमुख नवरत्न था। अकबर अबुल फजल की बातों को बहुत महत्व देता था। वह अकबर का दरबारी कवि एवं लेखक था। उसने अकबर सम्राट के सानिध्य में अकबरनामा और आईने अकबरी का लेखन किया, परंतु जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। अकबरनामा मुग़ल काल का एक प्रमुख ग्रंथ है। यदि कोई व्यक्ति मुग़ल कालीन इतिहास का अध्ययन करता है
तो उसके लिए अकबरनामा का पढ़ना अति आवश्यक है। अकबरनामा में न केवल अकबर के शासनकाल का सचित्र वर्णन किया गया है, बल्कि इस ग्रंथ का अपने आप में राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व भी है, क्योंकि यह तिथिबद्ध भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक जानकारियों का स्रोत है। इसको 1589 में शुरू करने के पश्चात अबुल फजल ने 1601 ईस्वी में पूरा किया था तथा इसमें 5 संशोधन भी किए गए थे। आईने अकबरी, जो अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, उसमें मुगल साम्राज्य को एक मिश्रित साम्राज्य के रूप में दिखाया गया है। सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में अपनी फूफी गुलबदन बेगम से हुमायूंनामा लिखने का अनुरोध किया ताकि वह अपने पिता के अनुभवों का फ़ायदा उठा सके। बादशाह जहांगीर ने स्वयं अपने शासनकाल के शुरू से ही 1605 ईस्वी से लेकर के 1622 ईस्वी तक अपने कार्यकाल का वर्णन जहांगीरनामा में लिखा है। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के कार्यकाल पर बादशाहनामा ग्रंथ लिखा है। उसकी 3 जिल्दों में से 2 जिल्द अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी हैं तथा तीसरी जिल्द लिखते समय उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी सेहत ख़राब हो गई थी और तीसरी जिल्द को उसके शिष्य इतिहासकार वारिस ने पूरा किया था। औरंगज़ेब के 10 वर्षों के कार्यकाल का विवरण आलमगीरनामा में औरंगज़ेब के दरबारी मोहम्मद काजिम ने किया है। मुग़लों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह आदर्श राज्य की नीति के अंतर्गत राजत्व के सिद्धांत का पालन किया। अबुल फजल ने मुग़लों के राजत्व सिद्धांत में वर्णन किया है कि बादशाह जनता पर राज करने के लिए अल्लाह या ईश्वर की तरफ से भेजा गया है और उसके दिल में शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी बातें ईश्वर द्वारा ही डाली जाती हैं। अतः मुग़ल राजत्व के सिद्धांत में बादशाह का स्थान प्रथम था और बादशाह को अल्लाह या ईश्वर का रूप माना जाता था। सुलहकुल का अर्थ है पूर्ण रूप से शांति, अर्थात शांतिपूर्वक विचार विमर्श। अकबर के शासनकाल में धर्मनिरपेक्ष नीतियों को अपनाया गया। उस समय भारत में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी समुदाय के लोग आपस में मिलकर रहते थे तथा सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म की नीतियों पर चलने का अधिकार था और वे अपने धर्म के अनुसार अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार भी कर सकते थे। परंतु धार्मिक उदारता होते हुए भी सम्राट का पद सर्वोच्च था और सम्राट के प्रति सभी को वफादार रहना पड़ता था। अकबर ने सुलहकुल नीति के अंतर्गत 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगे तीर्थ कर को हटा दिया तथा 1564 ईस्वी में गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। परंतु 1679 ईस्वी में औरंगज़ेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया। मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार राजतंत्र एक सामाजिक समझौता है जिसके अंतर्गत राजा की जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्रजा के जन, धन, तन, सम्मान एवं धर्म की रक्षा करे और जनता को पूर्ण रूप से न्याय दिलवाए। प्रदर्शित चित्र में गाय और शेर को एक साथ दिखाया गया है जो इस बात का प्रमाण है। मुगल कालीन न्याय व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी। मुगल काल में एक चित्र में शेर तथा बकरी को एक साथ नदी में पानी पीते हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि मुगल काल में अमीर व गरीब, शक्तिशाली तथा कमज़ोर के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो मुगल काल में सम्राट प्रतिदिन लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए दरबार लगाते थे और विशेष मुद्दों को सुलझाने के लिए सप्ताह में एक विशेष दिन मुकर्रर किया हुआ था। अकबर जहां विशेष दरबार वीरवार को लगाते थे, वहीं मुगल काल के सर्वाधिक न्यायप्रिय राजा
जहांगीर मंगलवार को विशेष दरबार लगाते थे। उन्होंने अपने महल के मुख्य द्वार पर 30 गज लंबी सोने की जंजीर लटकाई हुई थी, जिसमें घंटियां लगी हुई थी और कोई भी फरियादी इसे बजाकर अपनी परेशानी की सूचना बादशाह तक पहुंचा सकता था। शाहजहां और औरंगज़ेब बुधवार को विशेष दरबार लगाते थे। प्रिय बच्चों, अब आपको इस वीडियो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए अग्रवर्णित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना और तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, प्रमुख मुगल शासकों के कार्यकाल का वर्णन करते हुए उनके चित्र भी नामों के सामने चिपकाइए। प्रश्न नंबर 3, मुगल कालीन लेखन शैली का वर्णन करते हुए उसका वर्तमान लेखन शैली के साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। प्रश्न नंबर 4, मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों एवं उनकी भाषा का वर्णन करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 5, मुगलों के राजत्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6, सुलहकुल की परिभाषा देते हुए अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7, मुगल कालीन न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए तथा वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ उसकी तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 8, अकबर को महान सम्राट क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9, मुगलों के साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए तथा साम्राज्य विस्तार करने के लिए मुगलों ने किन किन नीतियों को अपनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।